एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 6 चल रही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी चल रही है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में हमने 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है: कोऑर्डिनेशन सेंटर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर। 4 हम पढ़ चुके हैं और आज हम 5th पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत ही ईजी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चलिए देख लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया जाता है। अभी तक आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट जरूर आ रहा है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, विच सेपरेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू द आयोनिक रेडिकल्स। जो कि क्या करता है, जो स्फीयर वाला स्फीयर है क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किससे सेपरेट करता है, जो आपका आयनिक रेडिकल्स है। आयनिक रेडिकल्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हम बीच में क्या लगा देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब द पार्ट ऑफ कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, जो इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर वाला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट और स्फीयर के बाहर वाला पार्ट, ऐसे समझिए ये होता है स्फीयर। स्फीयर के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट। और बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। When the compound is dissolved in water, जब कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है या किसी दूसरे पॉलर मीडियम में, ठीक है, पॉलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, तो द आयनाइजेबल पार्ट, द आयनाइजेबल ग्रुप्स रिटर्न आउटसाइड द ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयंस। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में या दूसरे पॉलर मीडियम में डालते हैं, तो जो आयनाइजेबल पार्ट होता है, ग्रुप होता है, तो उस कंपाउंड में जो आयनाइजेबल यानी कि जिसका आयनन हो जाता है, आयंस बन जाते हैं, जिनमें आयन जनरेट हो जाते हैं जिस पोर्शन में, उस वाले पार्ट को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। और ब्रैकेट के बाहर लिखने की वजह से उसे बोलते हैं हम काउंटर आयन, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट हो जाता है उस इसलिए वो कहलाता है आपका नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। आपको ध्यान भी रखना है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसको हम नॉन आयनाइजेबल भी बोलते हैं, ठीक है, जबकि बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेबल, ठीक है, आयनाइजेबल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है कोऑर्डिनेशन पार्ट को इसके बाहर वाले पार्ट से, और बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, काउंटर आयन कहते हैं, जबकि अंदर वाले पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर या दूसरे किसी पॉलर मीडियम में डालते हैं, तो जो पोर्शन आयनाइज्ड हो जाता है उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन, और उसे लिखते हैं हम बाहर, स्फीयर से बाहर। और जो पार्ट, जो ग्रुप आपका आयनाइज्ड नहीं होता है, आयनाइजेबल नहीं होता है, उसे हम लिखते हैं स्फीयर के अंदर, और इसीलिए वो कहलाता है नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, K4FeCN6, ये आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे बोलते हैं। जब इसको क्या करते हो आप, वाटर में या किसी और पॉलर मीडियम में डालते हो, तो कैसे आयन कैसे बन जाते हैं, देखो 4K है तो 4K प्लस यहाँ से टूटा ये, और ये बन गया अलग, यानी कि इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ है, आयनाइजेबल नहीं है इसका मतलब ये, और ये आयनाइजेबल है। सिमिलर CuNH3 यहाँ पर देखो, ये क्या है इसका काउंटर आयन, और ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स पार्ट तो एज इट इज़ रहने वाला है, बस चार्ज का देख लीजिएगा, ये 3Cl माइनस आएगा, तो इस पर बैलेंस करने के लिए जितने माइनस उतना प्लस लगेगा, ठीक है। वैसे ही आयंस बनेंगे जैसे आप नॉर्मल रिएक्शन में बनाते हो, ये कोऑर्डिनेशन वाले रिएक्शन से इसमें कोई ऐसे लेना देना नहीं है, लेकिन जो बाहर वाला पोर्शन है काउंटर आयन कहलाता है, ये कोऑर्डिनेशन पार्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल ये तो हमने आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल के बेसिस पे कर दिया। अगर एक बार आपको ऐसे लिखा दिखे तो आपको समझना है, ये तो आपको पता है क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ये आपका क्या होता है, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड, और ये बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं काउंटर आयन या आयनाइजेबल पार्ट, ठीक है, आयनाइजेबल पार्ट या काउंटर आयन। और ये क्या है आपका, ये जो ब्रैकेट है ये वाला स्फीयर, इसी बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेपरेट करता है आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल पार्ट को, या कॉम्प्लेक्स पार्ट और काउंटर आयन के
पार्ट को सेपरेट करता है, ठीक है, यही होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत ही इजी था। चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आपकी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो थी वो तो ख़त्म हो गई है। अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN प्रिंसिपल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN प्रिंसिपल, EAN, इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रिंसिपल। तो इसको बोलेंगे या तो EAN प्रिंसिपल से, या पूरा नेम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रिंसिपल या EAN प्रिंसिपल, या इसको दूसरे नाम से बोलता है सिडविक थ्योरी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सिडविक थ्योरी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो किसी भी नाम से आए आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? सिडविक गिव द प्रिंसिपल ऑफ EAN। जो सिडविक साइंटिस्ट है उन्होंने दिया प्रिंसिपल ऑफ EAN का प्रिंसिपल किसने दिया? सिडविक ने। फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और क्यों दिया ये प्रिंसिपल? फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सिडविक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया। कौन सा प्रिंसिपल? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला प्रिंसिपल। और क्यों दिया ये प्रिंसिपल? फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स जो आपके कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनकी स्टेबिलिटी का पता लगाने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सिडविक, सिडविक के अकॉर्डिंग क्या होता है? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आर द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वो कहते हैं सिडविक कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उनकी स्टेबिलिटी का डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, वही उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि EAN प्रिंसिपल, पहली बात तो EAN प्रिंसिपल दिया सिडविक ने। और इसे क्यों दिया? इसे दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए। अब वो क्या कहते हैं? सिडविक कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए क्या देखना है हमें? सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पर? सेंट्रल मेटल एटम पर, आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस। अगर टोटल नंबर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के। किसके एटॉमिक नंबर के? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान, ये होती हैं आपकी इनर्ट गैसेस या नॉबल गैसेस जिन्हें हम बोलते हैं। तो उनका कॉन्फिगरेशन सभी को पता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम का 2, हीलियम, नियॉन का 10, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान, ठीक है। आप चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं, क्या होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान और रेडान, ये होता है आपका हीलियम का। ये होता है आपका 2, ये हो गया आपका 10, 18, 36, 54 और 86, ये होते हैं इनके एटॉमिक नंबर। और यही सारी होती हैं आपकी इनर्ट गैसेस, या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या हम इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। तो वो बोलते हैं कि अगर सेंट्रल मेटल एटम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाए? एटॉमिक नंबर के। किनके एटॉमिक नंबर के इक्वल? इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स के इक्वल। उनके नंबर क्या क्या है? 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, अगर ये इनमें से कोई एक नंबर जितना आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो देन द कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन विल बी स्टेबल। तब क्या होगा? कॉन्फिगरेशन किसका? सेंट्रल मेटल एटम या आयन का कॉन्फिगरेशन स्टेबल होगा एंड इट विल फॉलो EAN प्रिंसिपल, और ये EAN प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। यानी कि अगर हमें किसी कंपाउंड को देखते ही बताना है तो हम क्या करें? सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें काउंट करेंगे। अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इनमें से कोई डिजिट आ रही है, इनमें से कोई डिजिट या तो 2 हो, 10 हो, 18, 36, 54, 86 हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है। सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या स्टेबल है, और स्टेबल है तो EAN प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। EAN प्रिंसिपल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इन अदर केसेस या अदर कंडीशन कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल। दूसरे केस में जब इसका एटॉमिक नंबर, जब क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल नहीं होंगे, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होंगे, तब क्या होगा, इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये EAN प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, EAN प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है, EAN प्रिंसिपल को, EAN प्रिंसिपल फॉलो कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, ये बताया अभी तक। अभी उन्होंने EAN प्रिंसिपल नहीं दिया। अभी सबसे पहले उन्होंने सिडविक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बस ये बताया कि हमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है। उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रिंसिपल, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताने के लिए। अब उन्होंने सिडविक ने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किस पर, सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वही उनकी डिसाइडिंग फैक्टर होता है स्टेबिलिटी का। यानी कि स्टेबिलिटी बताने के लिए बस हमें सेंट्रल मेटल एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अगर अब ये नेक्स्ट स्टेप में वो बोल रहे हैं कि अगर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल आ जाए किसके, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल, इनर्ट गैस हैं आपकी, उनमें से किसी के भी एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है तो ये EAN प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अब इससे अपोजिट केस, अगर इक्वल नहीं आया तो अगर इक्वल नहीं आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आते हैं, तब क्या होगा, ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, सेंट्रल मेटल एटम अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, और जो ये EAN प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, बस इतनी बात थी। अब EAN प्रिंसिपल क्या है जिसको हम फॉलो अनफॉलो करने की बात कर रहे हैं कि फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अब पहले देख लेते हैं EAN प्रिंसिपल। तो EAN कैन बी मेजर्ड एज फॉलोज। जो तो EAN प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, EAN कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम दिया हो, ठीक है, D एलिमेंट्स ही होगा वो, तो उसका एटॉमिक नंबर माइनस के उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या है आपका EAN प्रिंसिपल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो ये आपका EAN प्रिंसिपल है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। इतना आपका EAN प्रिंसिपल है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने थ्योरी देखी, अब एग्जाम्पल देखेंगे और उसको समझेंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहता है। अभी लैंग्वेज में नहीं आया होगा आई थिंक अभी क्लियर। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। पहले इसको एक बार नोट डाउन करिए। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझना शुरू करते हैं अपना EAN प्रिंसिपल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल चल रहे हैं आपके, एग्जाम्पल नंबर 1। तो अपना सबसे बेसिक ले लेते हैं जो अभी तक रिपीट हो रहा है कितनी बार, K4FeCN6 ले लेते हैं। सबसे बेसिक था आपका K4FeCN6 ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, EAN प्रिंसिपल लगाते हैं। तो EAN प्रिंसिपल के लिए आपको पता है, सबसे पहले ध्यान रखना EAN प्रिंसिपल क्या कहता है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं एक साइड। EAN प्रिंसिपल ये कहता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये हो गया आपका EAN प्रिंसिपल। ठीक है, और ये तो हम निकाल लेंगे EAN प्रिंसिपल। और EAN के बाद अगर ये वैल्यू आती है आपकी कितनी, EAN कितना आता है 2, 10, 18, 36,
54 और 86, इनमें से कोई एक नंबर आता है तो क्या होगा, EN प्रिंसिपल फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो पहले निकालिए इसका एटॉमिक नंबर। तो हमें सबसे पहले चाहिए क्या, ये सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ो, ये तो काउंटर आयन है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाहर क्या है, काउंटर आयन। ये क्या है आपका लिगेंड, और ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम, यही तो आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो हमें इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, तो आप लिखिए एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कितना आएगा, 26 होता है, सभी को याद है। अब ये तो मत कहिएगा कि एटॉमिक नंबर भी आनी है Fe का। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना हो जाएगा, +2 आएगा। आप चाहे तो निकाल लीजिए, अभी निकाल के भी बताया था कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी निकालना भी बताया था। 4 × K की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K, मैं फिर से रिवाइज भी कराती चल रही हूँ। प्लस किया था हमने, जिसकी निकालते हैं उसको लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, जिसकी निकालते हैं उसको X मान लेते हैं, X मान लिया। अब निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe के लिए, क्या कर रहे हैं हम, बराबर हो जाएगा 4 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K, 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस 6 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड, और बराबर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 के। इसको जब सॉल्व करोगे 4 × इसकी +1 होगी, और ये हो जाएगा आपका 1 × Fe की तो x मानी हुई है हमने, और ये कितना हो जाएगा 6 × साइनाइड की -1 मानी थी 0, तो ये हो जाएगा आपका 4 + x -6 बराबर हो गया 0। इसको जब आप सोल्व करोगे -2 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा +2। इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो आपको सब सिखा दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट भी, इसलिए EN प्रिंसिपल बाद में आया। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना आता है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना होता है, और एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही होता है। तो पहले हमने ये देखा इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, तब हम ये EN पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, आपको अब ये भी आता है निकालना, वो भी आता है। अब निकालना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2, अब क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe कितना आ जाएगा आपको पता है काउंटर आयन का तो कोई रोल नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में काउंटर आयन का रोल होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें अभी हमने नहीं देखा। कोऑर्डिनेशन नंबर में तो हमने ये देखा था कि जितना आपका क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने डोनेट कर सकता है ये। ठीक है, तो कितने कर सकता है, देखो एक साइनाइड ग्रुप एक देता है आपको इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 6 साइनाइड ग्रुप कितने देंगे, 6, तो 6 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तीनों चीज़ आ गई। सो आप निकाल सकते हैं क्या, EN। सो EN बराबर किसकी हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 26, यानी कि माइनस के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, तो +2 लिख लो, ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा 6, 26 ± -2 प्लस 2 6 12, ये हो जाएगा आपका। जब इसको करोगे सॉल्व, ये कितना हो गया, पहले इसको कर लो सॉल्व। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 36 38 -2, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो आपका EN क्या आ जाता है, 36 आ गया। अब आप देखो मैच करो, क्या 36 है इसमें, 2 10 18 36, हाँ 36 आपका एटॉमिक नंबर होता है। और किसका होता है आपको याद भी होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन का होता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि इट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। सो अब देखो ये हो गया, एटॉमिक नंबर किसके बराबर आ गया, क्रिप्टन के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉलो करेगा EN प्रिंसिपल को, लिख सकते हो आप। सो बिकॉज it is equals to, ये लिखिए, because it is equal to the atomic number of inert gas, so it will follow EN प्रिंसिपल। सो इट विल फॉलो EN प्रिंसिपल, ये क्या करेगा, EN प्रिंसिपल को फॉलो करेगा
एंड और जो फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, एंड इट विल बी स्टेबल। क्या हो जाएगा, एंड इट विल बी स्टेबल, इसीलिए क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या, ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी स्टेबिलिटी आपको बतानी है, तो क्या हो जाएगा, पहले इसकी क्या निकालिए, EN की वैल्यू निकालिए। EN वैल्यू अगर आपकी आ जाती है इनमें से कोई एक, तो हम कहेंगे कि ये क्या करेगा, EN प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और EN प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो कैसे होगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हम किसके थ्रू निकालते हैं, सिडविक थ्योरी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, नाम में भी लिखा है स्टेबिलिटी निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स की। तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स है, अगर आपसे पूछा जाए कोई तो आप निकाल सकते हो कैसे कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर और एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, K2HgI4, इसके लिए निकालते हैं अपना EN। ठीक है, तो इसको हम नाम, इसका पर्टिकुलर एक नेम होता है नेस्लर रिएजेंट्स, और इसका यूज़ होता है बेसिक रेडिकल्स का डिटेक्शन के लिए, टेस्ट के लिए। इट इज़ यूज फॉर द टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ये काउंटर आयन होता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आपका लिगेंड, और ये सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को ही देखना है हमें, निकालते हैं EN। तो पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर देखेंगे अकॉर्डिंग टू EN प्रिंसिपल। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ Hg कितना है, 80 होता है Hg का। ठीक है, और अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg तो कितना हो जाएगा, +2 आएगा। आप इसी मेथड से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Hg कितना आ जाएगा, इससे तो हमें मतलब नहीं होता कोऑर्डिनेशन में, और ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, हमें देखना है I4। I का होता है -1, मतलब एक है, सॉरी -1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। I का होगा +1, 1 ही होगा, और एक I एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 4 I मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, अब हम निकाल सकते हैं EN। सो EN कितना आ जाएगा आपका, EN बराबर आ जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है 80 माइनस के 2 प्लस हो जाएगा 2 × 4। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 80 माइनस नहीं है, प्लस है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस और +2, तो -+2 इस तरह से लिखना, फिर इसको माइनस ही करना है वैसे तो, +2 यहाँ से हो जाएगा 80 -2 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, और ये कितना हो गया 88, ऐसे करके -2 ये हो जाएगा आपका 86। सो EN कितना आ गया आपका, EN आ गया 86। क्या 86 है इसमें, 2 10 8 16 36, हाँ 86 है, 86 है। इसका मतलब ये क्या करेगा, EN प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस ब्रैकेट में आप जो भी इनर्ट गैस का वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसका हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान, रेडान का हो गया, तो आप ब्रैकेट में रेडान लिख सकते हो, बिकॉज इट इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस रेडान। सो it will follow EN principle and it will be, अब जब EN प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल, एंड इट विल बी स्टेबल। तो अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है जिसका एक पर्टिकुलर नेम है नेस्लर रिएजेंट, जो यूज़ होता है बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट के लिए, तो अगर ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देकर पूछा जाए कि स्टेबल है या अनस्टेबल, तो कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके लिए निकालते हैं। सबसे पहले चूज करेंगे हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, ये काउंटर है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ
Fe है ना सेंट्रल मेटल का, क्या हो जाएगा 26। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी यहाँ पर Fe की, इस बार 2 नहीं होगी, हर बार 2 नहीं होती है, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसमें हो जाएगी आपकी +3, ठीक है, चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, +3 होगी। और निकालेंगे अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा Fe के लिए, इससे मतलब नहीं है, कोऑर्डिनेशन में हमें ये देखना है एक साइनाइड ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो 6 साइनाइड मॉलिक्यूल ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, 6 × 1 6, तो हो गया 6। हम निकालेंगे En की वैल्यू, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो जाएगा 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना हो गया 6, 26 -3 प्लस हो गया 2 6 12, हो जाएगा आपका, इनको ऐड कर लो चाहे कैसे भी कर लो, हो जाएगा आपका 36 7 8, 38 - 3 हो जाएगा आपका 35, En हो जाएगा आपका 35 है, क्या 35 आ रहा है उसमें, 2 10 3 36 30 54 86 नहीं, तो आ ही नहीं रहा, तो आप लिख सकते हो बिकॉज it is not equal to the atomic number of inert gases, so it will not follow En principle, it will not follow En principle, ये En प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, एंड जब En प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करेगा तो कैसे हो जाएगा अनस्टेबल, एंड इट विल बी अनस्टेबल, कैसा हो गया अनस्टेबल। अगर आपको ये मिलता है कहीं कॉम्प्लेक्स तो आप बता सकते हो कि अनस्टेबल है, क्यों है, क्योंकि इसकी जो En की वैल्यू है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से मैच ही नहीं करती, ठीक है। चलिए एक बार इसको भी नोट डाउन करिए। चलिए एग्जाम्पल आपके हो गए, ये आपके 4 एग्जाम्पल हैं, होमवर्क में करिएगा और इनके आंसर कैलकुलेट करके बताइएगा मेरे को, फिर मैं आप बताती हूँ अनस्टेबल कौन सा है, आंसर नहीं इसमें, तो अनस्टेबल और स्टेबल बताना है, अनस्टेबल और स्टेबल, कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।